नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं हमारी आज की खास पेशकश, जहां हम बात करने वाले हैं ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसलों पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए नए नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ नए नियमों का ऐलान किया गया है, या यूं कहें कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारियां और जवाबदेही दोनों ही बढ़ने वाली हैं। इन नए नियमों के तहत अब राज्य सरकारों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए सही सिस्टम तैयार करना होगा। इतना ही नहीं, अब इलीगल पिरामिड स्कीम या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम पर काम करने वाली कंपनियों को अपनी नीतियों में भी बदलाव करना होगा। इसके साथ ही अब ग्राहक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से जुड़ी शिकायतों को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी इन शिकायतों से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इन नियमों पर और भी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मानव प्रेरक व प्रशिक्षक सूर्या सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के सवालों का जवाब आज आपको देंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सूर्या जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सूर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज के इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण भेजा। दूसरा, मैं उन सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मेरे साथ जुड़कर इस खास शो का हिस्सा बनने वाले हैं। सूर्या जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है, ये पूरा का पूरा ग्राहकों के पक्ष में है। पहले आपने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। अब शायद ये कहना ज्यादा उचित होगा कि जागो कंपनी वालों जागो। यहां मैं विशेष तौर पर यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो नियम आया है, ये नियम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। अब सरकार जानती है कि दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए सरकार चाहती है कि भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विकास हो। सूर्या जी, सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर लागू किए गए रूल्स पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को गाइडलाइंस और रूल्स में क्या फर्क होता है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। सुनिए, गाइडलाइन का मतलब है कि आपको एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि इस रास्ते पर आपको चलना है, यानी कि आपको क्या क्या करना है, इसकी एक लिस्ट आपको दे दी जाती है और फिर उस लिस्ट के अनुसार ही आप काम करते हैं। फिर सख्ती बरतने के लिए इन गाइडलाइंस को रूल्स यानी कि नियम में तब्दील कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा। उसके बाद एक स्टेप और आता है जिसे कहते हैं एक्ट यानी कि कानून, और यहां एक्ट का मतलब है कि अब आपको हर कानून का पालन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने कानून का पालन नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के तौर पर सरकार की तरफ से सबसे पहले कोविड से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसके बाद सरकार ने सख्ती बरतते हुए यह रूल बना दिया कि जो लोग इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि अगर आप कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो आपको या तो जुर्माना देना होगा या फिर जेल की सजा काटनी होगी। तो यही है गाइडलाइन, रूल्स और एक्ट में फर्क।
सूर्या जी, अब बात करते हैं सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जारी किए गए नए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 पर। आजकल सोशल मीडिया पर इन नए नियमों को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कई लोगों के मन में तो ये डर बैठ गया है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद ही होने वाली है। तो क्या ये बात सच है? यहां मैं आपको बता दूं, जब से लोगों को इस नए डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के बारे में पता चला है, तब से लेकर अब तक मुझे अनगिनत लोगों के फोन और मैसेजेस आ चुके हैं और सबका एक ही सवाल है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो इन नए नियमों को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए से नजर आ रहे हैं। वे ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस विषय पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही है। इसलिए आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यह बधाई मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब हमारी सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महत्व को समझते हुए इसके विकास पर ध्यान देने लगी है। आप खुद ही सोचिए ना कि सरकार भी किसी इंडस्ट्री को लेकर कोई नियम क्यों बनाएगी। जाहिर सी बात है कि सरकार अब इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर नियम बनाए गए हैं ताकि यह इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम कर सके और आगे बढ़ सके। चलिए, आपके अनुसार हमने माना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, लेकिन जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस इंडस्ट्री के बंद होने की बात कहकर लोगों को डरा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर इस इंडस्ट्री को बंद ही करना होता तो भारत सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर नए नियमों को लागू ही क्यों करती। भारत सरकार के लिए तो ये आसान था कि वो सीधे सीधे एक ड्राफ्ट तैयार करती और उसमें लिख देती कि कल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह रातों रात नोटबंदी हुई थी। लेकिन सरकार की तरफ से बनाए गए नए ड्राफ्ट में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। उस ड्राफ्ट में तो बस नए नियमों का जिक्र है। अब ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं कि सरकार नए नियमों को क्यों बनाती है, ताकि सही काम सही तरीके से वह नियम के हिसाब से होते रहे। और यहां हो क्या रहा है कि जिन लोगों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो ही लोग इस इंडस्ट्री के बंद होने की अफवाह फैला रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पर कुछ ही कंपनियां हैं और ये नया नियम सिर्फ इन कुछ कंपनियों को ही प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आज भारत में लाखों लोग इस इंडस्ट्री से रोजगार कर रहे हैं और अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो इसका असर इन लाखों लोगों पर और उनके रोजगार पर भी पड़ेगा। इसलिए कृपया आप घबराइए ना और अफवाहों पर भी ध्यान देना बंद कर दीजिए। सूर्या जी, इस नियम में पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम का भी जिक्र है, तो क्या आपको लगता है कि इस नए नियम के तहत पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम पर सरकार लगाम लगा पाएगी? हाँ,
ये बात तो निश्चित है कि गलत कंपनियों पर लगाम तो लगेगी ही, खास तौर पर उन कंपनियों पर जो इलीगल पिरामिड स्कीम्स पर काम कर रही हैं, जिसे कि मनी सर्कुलेशन स्कीम या पॉन्जी स्कीम कहना ज्यादा उचित होगा। जो कंपनियां मनी सर्कुलेशन स्कीम पर काम कर रही हैं, यानी कि जो कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रही है, अब ऐसी कंपनियों को सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर काम कर रही कंपनियों को सुधारने के लिए ही तो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां सच्चाई, ईमानदारी और देश के सभी नियम व कानून का पालन करते हुए काम कर रही है, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन कंपनियों को सिर्फ सरकार की तरफ से जो नियमों में मॉडिफिकेशन किए गए हैं उन्हें लागू करना पड़ेगा। इन नियमों को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 90 दिनों तक का समय भी दिया गया है। तो अगर आप और आपकी कंपनी सही है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सूर्या जी, पिरामिड स्कीम को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई सवाल उभर रहे हैं। लोग इस स्कीम को लेकर कंफ्यूजन में हैं, तो लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि लोग पिरामिड स्कीम को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन हमारे लिए इस स्कीम को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पिरामिड में कोई खराबी नहीं है, मगर इलीगल पिरामिड स्कीम के तहत काम करना अच्छी बात नहीं है। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे कि ये इलीगल पिरामिड स्कीम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पिरामिड हर जगह है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये दोनों के दोनों बिजनेस ही पिरामिड पर ही बेस्ड होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, पिरामिड के तहत सबसे टॉप पर कोई होता है। यहां हम उदाहरण के लिए एक कंपनी को ले लेते हैं। फिर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स व स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद लेती है। फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स व स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से वो प्रोडक्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचते हैं। फिर वही प्रोडक्ट होलसेलर तक पहुंचते हैं। फिर वही प्रोडक्ट्स साधारण रिटेलर्स के पास पहुंचते हैं और फिर वहीं से वो प्रोडक्ट्स रिटेलिंग शॉप के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचते हैं। यहां हमने क्या देखा कि एक लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार हुआ। यहां इस सिस्टम में हर लेवल पर लोग अपना काम करते हैं और अपने काम का मेहनताना परसेंटेज या कमीशन के रूप में लेते हैं। इसीलिए ये एक लीगल पिरामिड है। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इलीगल पिरामिड स्कीम पर काम कर रही हैं, यानी कि इसमें टॉप पर मौजूद कंपनी ज्वाइनिंग फीस के नाम पर या फिर किसी पैकेज के नाम पर लोगों से पैसे ले लेती है। फिर वो कंपनी उन लोगों को और नए लोगों को ज्वाइन कराकर उसके एवज में उनके पैसे डबल करने या ट्रिपल करने का लालच देती है। भोले भाले सीधे साधे लोग भी उस कंपनी के लालच में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जब यह पता चलता है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा और उन्होंने उस कंपनी में जो पैसे लगाए थे वो सभी के सभी पैसे भी डूब गए। दरअसल इसे मनी सर्कुलेशन स्कीम या पॉन्जी स्कीम भी कहा जाता है, जहां कंपनी बड़े बड़े वादे करके लोगों से पैसे तो ले लेती है, लेकिन बदले में उन्हें वैल्यू ऑफ मनी नहीं देती है।
यानी कि लोगों के पैसों के वैल्यू का कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज उन्हें नहीं देती है, और ये सारा का सारा पैसा कंपनी की जेब में और बीच के लोगों में ही चला जाता है, और बॉटम में मौजूद व्यक्ति को उसके पैसों के एवज में कुछ भी नहीं मिलता और वो ठगा हुआ सा रह जाता है। ये तो कहलाता है इलीगल पिरामिड स्कीम। लेकिन अब इस नए डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार ऐसी इलीगल स्कीम्स नहीं चलेंगी। सरकार के इस नए नियम से इलीगल पिरामिड स्कीम्स पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लोग भी धोखाधड़ी से बच पाएंगे। सूर्या जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फिलहाल जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं और जितनी भी नई कंपनियां इस इंडस्ट्री में काम शुरू करने वाली हैं, उन्हें अब क्या करना होगा? यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कंपनियां अपने क्लाइंट्स एवं ग्राहकों को वैल्यू ऑफ मनी नहीं दे रही हैं, जो कंपनियां ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं या जो कंपनियां ओवर प्राइसिंग कर रही हैं, ऐसी कंपनियां अब नहीं चलेंगे। साल 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जब नई गाइडलाइंस आई थी तो उस वक्त भी यही अफवाह उड़ी थी कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ही मार्केट में चलेंगे। वहीं सर्विसेज बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए खतरा उत्पन्न होने वाला है। लेकिन अगर आप सरकार द्वारा तैयार किए गए इस नए ड्राफ्ट को देखेंगे तो यहां सरकार की तरफ से हर जगह ये लिखा गया है कि ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, यानी कि दोनों तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए सरकार की तरफ से ये नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही लोगों के मन में ये ख्याल भी आता है कि गुड्स में क्या हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। तो यहां मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार फिलहाल ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी स्वयं की हो। हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं उसका ट्रेडमार्क आपके पास होना बेहद जरूरी है। सूर्या जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये जो नए नियम बनाए गए हैं उससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा या ये रूल्स इस इंडस्ट्री को बेहतरी की ओर लेकर जाएंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेहतरी के बारे में सोचकर ही ये नियम बनाए हैं। हालांकि इन नए नियमों में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि नियमों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब सरकार भी इस इंडस्ट्री के महत्व को समझ रही है। सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर सोच रही है। तभी तो सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर यह नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ताकि हम ये अच्छे से जान सकें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सूर्या जी, इस नए ड्राफ्ट में कंपनियों के फिजिकल लोकेशन होने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही इस ड्राफ्ट में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का जिक्र भी किया गया है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपकी कंपनी का भारत में कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है तो आपको अपनी कंपनी का फिजिकल लोकेशन यानी कि ऑफिस 90 दिनों के अंदर रजिस्टर कराना होगा और उसकी जानकारी आपको अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जो ऑफिस होगा वो क्या उसका स्वयं का ही खरीदा हुआ होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ऑफिस किराए पर भी हो सकता है, जी हाँ,
लेकिन उसके सारे कानूनी कागजात आपके पास ही होने चाहिए। सब कुछ लीगल वे में रजिस्टर्ड होना चाहिए और वहीं आपकी कंपनी का एड्रेस, आपके वेबसाइट, आपके इनवॉइस, सभी जरूरी पेपर्स व दस्तावेजों पर भी दिखाई देना चाहिए। आपके पास आपके व्यवसाय से जुड़े सभी डाटाज फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद होने चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड के लिए आवश्यक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, आईटीआर, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट समेत अन्य सभी दस्तावेज भी होने चाहिए। इसके साथ ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास फिजिकली या डिजिटली हर एक डायरेक्ट सेलर के रजिस्ट्रेशन का पूरा डाटा भी मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो ब्रांड है या जो प्रोडक्ट है, आपके पास उन सभी प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है। जो भी नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन कौन सी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के रूप में रजिस्टर करवा सकती हैं। इसमें कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, सभी इसमें रजिस्टर करा सकती हैं। सुना है कि सभी डायरेक्ट सेलर के पास उनकी कंपनी के आईडी कार्ड का होना भी अनिवार्य है, क्या ये सच है? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार अब प्रत्येक डायरेक्ट सेलर के पास उसकी कंपनी का आईडी कार्ड का होना बेहद जरूरी है। यहां नियम यह कहता है कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को आईडी कार्ड इशू कराना कंपलसरी है। सरकार की तरफ से यह साफ साफ कहा गया है कि किसी भी डायरेक्ट सेलर का एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ वेरिफिकेशन होने के बाद ही कंपनी उस डायरेक्ट सेलर को आईडी कार्ड इशू करा सकती है। यानी कि जो डायरेक्ट सेलर अपनी कंपनी को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास कंपनी का आईडी कार्ड होना बेहद जरूरी है। सूर्या जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब ग्राहकों के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना बेहद आसान हो जाएगा। क्या ये भी बात सच है? जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 में सरकार की तरफ से यह साफ साफ कहा गया है कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अपना खुद का वेबसाइट होना बेहद जरूरी है और वो वेबसाइट पूरी तरह से अपडेटेड भी होना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी से जुड़े लोगों का लीगल नेम, एड्रेस, कंपनी के सभी ब्रांचेस का एड्रेस पिन कोड के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी के ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर की जानकारी भी वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए। यानी कि अब हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नोडल ऑफिसर और ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करने पड़ेंगे और उनकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर दिखानी भी होगी। ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर के नामों के साथ उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की स्पष्ट जानकारी भी वेबसाइट पर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अब डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार अब सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान निकालने की भी व्यवस्था करनी होगी। यानी कि अगर ग्राहक को कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेकर कोई शिकायत है या फिर कंपनी का डायरेक्ट सेलर भी अपने पे आउट या प्रोडक्ट को लेकर कोई शिकायत करता है, तो हर एक शिकायत का टिकट आईडी जनरेट करना कंपनी की जिम्मेदारी है और कंपनी को
इस टिकट आईडी का सॉल्यूशन भी निकालना होगा, जिसकी देखरेख ग्रीवेंस ऑफिसर करेगा। यहां टिकट आईडी की बात इसलिए कही गई है ताकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई शिकायत करे तो उसके पास सबसे पहले एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ये टिकट आईडी पहुंच जानी चाहिए, और इसके बाद वो व्यक्ति जब भी चाहे इस टिकट आईडी के माध्यम से अपनी शिकायत के स्टेटस को जान सकता है। इस तरह के सॉल्यूशन की व्यवस्था हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रखनी होगी। इस नए नियम में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई शिकायत करता है तो 48 घंटों के अंदर कंपनी को उसका रिस्पॉन्स देना होगा और 30 दिनों के अंदर कंपनी को उस शिकायत का समाधान भी निकालना होगा। अगर कंपनी 30 दिनों के अंदर किसी भी शिकायत का समाधान नहीं निकाल पाती है तो उस कंपनी को इसका कारण भी शिकायतकर्ता को बताना होगा। तो ये नया नियम काफी दिलचस्प है और ये नियम डायरेक्ट सेलर और ग्राहकों के पक्ष में ही है। क्या भारत सरकार के इस नए नियम से बाजारों में बिक रहे फर्जी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगेगी? जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश कर रही है, क्या इस पर अब अंकुश लगेगा? भारतीय सरकार के द्वारा तैयार किए गए इस नए ड्राफ्ट में एक बात बार बार कही गई है कि कहीं भी प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, यह पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को, उसकी विशेषताओं को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है कि वो लोगों को भ्रमित कर देती हैं, और जब लोग उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उसका कोई खास परिणाम नहीं मिलता है। आजकल तो इस तरह के फर्जी विज्ञापनों की भी भरमार हो गई है। इसलिए सरकार की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के अंदर जो खासियत है वो सिर्फ उसी के बारे में लोगों को बताएं। अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी भी प्रोडक्ट की गलत जानकारी लोगों को देता है तो इसकी जिम्मेदारी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ही लेनी होगी और उसका खामियाजा कंपनी और डायरेक्ट सेलर दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने किसी भी प्रोडक्ट को मिस सेलिंग नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी उस कंपनी और उस प्रोडक्ट को बेचने वाले डायरेक्ट सेलर दोनों को ही लेनी होगी। इसके अलावा कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट, प्राइसिंग, उसमें इंक्लूड टैक्सेस समेत अन्य सभी जानकारियां भी स्पष्ट रूप से लोगों को देनी होंगी। इसके अलावा हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा भी बनना होगा। ये अति आवश्यक है। सूर्या जी, इस नए ड्राफ्ट में जीएसटी नंबर व कुछ पॉइंट्स का जिक्र है जिसे लेकर लोग कंफ्यूज हैं। उन्हें ठीक से कुछ बातें समझ भी नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को इस मामले में कुछ समझाना चाहेंगे? जरूर। मैं आपको ड्राफ्ट में लिखे एक ऐसे पॉइंट के बारे में भी बताना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि इस पॉइंट को लेकर पैनल में काफी चर्चाएं भी हुई और इसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। दरअसल ये पॉइंट है डायरेक्ट सेलर्स के लिए, जहां कहा गया है ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन, all applicable trade registrations and licenses, and comply with the requirements of applicable laws, rules and regulations for sale of a product। अब यहां ज्यादातर लोग
यही सोच रहे हैं कि हर एक डाइट सेलर को अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन यहां जो सरकार कहना चाहती है वो ये है कि हर एक के लिए ट्रेड रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो यहां सरकार ये रिप्रेजेंट करना चाहती है कि अगर कोई डाइट सेलर किसी डाइट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीद कर खुद की होम फ्रेंचाइजी या शॉपिंग पॉइंट से सेल आउट करने वाला है तो उन सभी डायरेक्ट सेलर के पास जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ट्रेड लाइसेंस व अन्य आवश्यक लाइसेंस का होना जरूरी है। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि अगर मेरा कोई शॉपिंग सेंटर है ही नहीं तो मैं जीएसटी नंबर का क्या करूंगा। दूसरी बात, मैं जो सामान ऑर्डर कर रहा हूं इसके बाद अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है और मेरे टीम के किसी प्रोस्पेक्ट को वही प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो क्या उस बिल में मेरा नाम आएगा? नहीं, बिल में उसी कंपनी का नाम रहेगा जिसका वो प्रोडक्ट है। तो यहां फिर कंपनी के जीएसटी नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब मैं उस प्रोडक्ट को अपने पास रखता हूं और उसे मैं बेचता हूं जिसमें बिल में सोल्ड बाय में मेरा नाम आता है, कंपनी का सिर्फ लोगो रहता है, तब जाकर मुझे जीएसटी नंबर, पैन नंबर व अन्य प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये डायरेक्ट सेलर के लिए नहीं है बल्कि जो होम शॉपिंग या फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उन सबको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो अब जितने भी फ्रेंचाइजी शुरू हो रहे हैं, जितने भी सेंटर पॉइंट, पिकअप पॉइंट ओपन हो रहे हैं, उन सभी को जीएसटी नंबर, पैन नंबर व अन्य प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यहां मैं आप सभी को एक बात विशेष रूप से बता दूं कि इस नए ड्राफ्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार उन पॉइंट्स पर थोड़ा विचार करे, लेकिन खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने कम से कम कोई रूल तो बनाए। और हां, अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी पिछड़े व छोटे राज्य से बिलोंग करता है और उसकी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा है तो उसे भी जीएसटी नंबर लेना होगा। और वहीं अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी संपन्न राज्य व शहर से बिलोंग करता है और उसकी वार्षिक आय 20 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए भी जीएसटी नंबर का लेना जरूरी है। सूर्या जी, महिलाओं की बात करें तो लॉकडाउन के बाद से काफी महिलाएं इस काम में अपनी रुचि दिखा रही हैं। तो इन नियमों के आ जाने के बाद आपको क्या लगता है कि महिलाओं में इस काम के प्रति और इंटरेस्ट आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब सच में महिलाएं घर में काम करने के तरीकों पर दिमाग लगा रही हैं और इस काम के जरिए वो घर बैठे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकती हैं। और इस नए नियम के आ जाने से तो ये काम महिलाओं के लिए और भी आसान हो गया है। पहले महिलाओं को यह डर लगता था कि कहीं वो किसी फ्रॉड कंपनी के साथ तो नहीं जुड़ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को अपने घर के परिवार वालों को जवाब भी देना पड़ता होता था। तो अब इन नियमों के आ जाने से महिलाएं भी इस काम को बहुत ही आराम से घर पर बैठे हुए कर पाएंगे। सूर्या जी, अब अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को एक बार अच्छे से बता दें कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं और अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सभी डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर्स को नियम के दायरों में रहकर काम करना होगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि मैं जिन 8 नियमों के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं
सभी डायरेक्ट सेलर्स इन रूल्स को अच्छे से सुन लें और समझ लें और इन नियमों के तहत ही अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो सुनिए, रूल नंबर 1। इसके तहत कोई भी डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहकों को निजी यानी कि पर्सनल सूचना को कहीं भी किसी दूसरी जगह जाहिर नहीं करेगा। अर्थात अगर आप किसी भी व्यक्ति की आईडी लगाते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाते हैं तो उसका पर्सनल डिटेल जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि की जानकारी आप किसी भी दूसरी जगह शेयर नहीं करेंगे। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब रूल नंबर 2। इस नए नियम के अनुसार डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहकों व उससे जुड़ने वाले लोगों तक सही प्रोडक्ट पहुंचे, यानी कि उसके ग्राहकों व उसके साथ जुड़ने वाले लोगों तक वही प्रोडक्ट पहुंचे जिसके उन्होंने पैसे दिए थे। जी हाँ, प्रोडक्ट से संबंधित मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर और उस कंपनी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। रूल नंबर 3। कोई भी डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर बिना अपने वैलिड आईडी कार्ड के किसी भी ग्राहक के पास नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अपने बिजनेस को डिस्कस करने जाना है या किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान बताने जाना है तो आपके पास आपका वैलिड आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। रूल नंबर 4। प्रत्येक डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को किसी भी नए कस्टमर या क्लाइंट के पास जाने से पहले उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। इसलिए याद रहे, अब आप बिना अपने क्लाइंट की अनुमति लिए उससे मिलने ना चले जाएं। रूल नंबर 5। डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि वे अपने नए एवं पुराने ग्राहकों से ऐसा कोई भी वादा ना करें जिसे उसकी कंपनी पूरा ना कर सके। यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो पे आउट है, वही आपको सच सच अपने क्लाइंट को बताना है। किसी को भी ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में आपको हवाई बातें नहीं करनी है, बल्कि कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो प्लान है, जो सच्चाई है, वही आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना है। रूल नंबर 6। किसी भी व्यक्ति या कंपनी से आप कोई लेन देन करते हैं या आप अपनी सेवा देते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं तो आपको लिखित रूप में बिल में हस्ताक्षर करके देना अनिवार्य है। रूल नंबर 7। अगर ग्राहक कंपनी से संबंधित जानकारी मांगे तो डायरेक्ट सेलर व नेटवर्कर को कंपनी की पूरी डिटेल अपने ग्राहक को देनी होगी। यानी कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी कहां स्थित है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। ये सभी जानकारियां आपको अपने क्लाइंट को सही देनी होंगी। रूल नंबर 8। डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट्स की बिक्री, भुगतान, उपयोग एवं रिटर्न व रिफंड पॉलिसी के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी। यह प्रत्येक डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को बिल्कुल भी गुमराह ना करें
और उन्हें अंधेरे में ना रखें। अब मैं यही आशा करता हूं कि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 को समझाने में सफल हो पाया हूं। अब ये नियम ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से ग्राहक ठगा ना जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इन नियमों में और भी सुधार होंगे। और अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और तरक्की के मार्ग पर चलते रहें। सूर्या सिन्हा जी, मैं भी आपसे अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज के इस सेशन में आपने हमें डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में आए बदलाव को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट व मानव प्रेरक एवं प्रशिक्षक सूर्या सिन्हा जी। मुझे उम्मीद है कि सूर्या सिन्हा जी ने आज जो हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं उससे आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इसके साथ ही आपको आज का ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।